दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम आज के जो 6 फरवरी 2021 को आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का एग्ज़ाम हुआ है, उन क्वेश्चंस को लेकर एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों यदि आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है और 9 और 10 फरवरी को यदि या इसके बाद आपका नेक्स्ट किसी फेज में एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आईटीआई में बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए आज 6 फरवरी को कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं में से आपको 9 और 10 फरवरी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। इसलिए इस वीडियो के सभी क्वेश्चन को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताऊंगा कि वीडियो को प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को देख सके। दोस्तों एनसीईआरटी के एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहे हैं और अलग अलग फेजेज में हो रहे हैं, अलग अलग दिन हो रहे हैं। इसलिए यदि आपका पेपर नहीं हुआ है और अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं, तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज के पेपर में एक सवाल आया कि इस एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर प्रकार क्या है, यानी किस प्रकार का स्टेबलाइजर आपको डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए दोस्तों, ये से एक सेलेक्टर स्विच दे दिया और ये वाइंडिंग दे दी, यानी आउटपुट वोल्टेज हमारे भार को VL कितनी रिक्वायरमेंट थी, इसके लिए आपको सेलेक्टर स्विच से टैपिंग खुद लेनी पड़ेगी। अब जब हम खुद टैपिंग लेते हैं दोस्तों, तो उस सिस्टम को बोलते हैं मैनुअल। मैनुअल को हिंदी में बोलते हैं हस्तचालित। तो ये हस्तचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार है। सी उत्तर आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस प्रकार के रजिस्टर का उपयोग करते हैं। दोस्तों रजिस्टर होते हैं 4 तरह के। VDR पूरा नाम होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। NTC पूरा नाम होता है नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। PTC पूरा नाम होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। LDR का पूरा नाम होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, यानी प्रकाश पर आधारित। तो प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए LDR नाम के रजिस्टर का यूज किया जाता है। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही रहेगा। आगे क्वेश्चन पूछा अल्टरनेटर की रेटिंग का। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, प्रत्येक शिफ्ट में होने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका आंसर KVA होगा, क्योंकि अल्टरनेटर जो है वो KVA यानी आभासी शक्ति में ही रेटिंग होती है, हम सभी जानते हैं। आगे सवाल पूछा पैसिव कंपोनेंट कौन सा है। आप सभी जानते होंगे घटक 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो पैसिव जो होते हैं वो है रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, जबकि डायक, डायोड और ट्रांजिस्टर ये सभी के सभी एक्टिव कंपोनेंट यानी एक्टिव घटक है। आगे सवाल है कि पैनल बोर्ड में असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है। दोस्तों ये सवाल थोड़ा सा लैंग्वेज लिखने में गलती हो गई। सवाल ये कह रहा है कि प्रोटेक्टिव डिवाइस एक तरह से कौन सी है, सुरक्षा के लिए किसको लगाया जाता है। तो सेंसर आएगा ना, सेंस करता है वही तो करेगा। कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आई है पैनल बोर्ड में, तो तुरंत सेंसर जो है वो सेंस कर जाएगा, ये आएगा। आगे दोस्तों सवाल पूछा, इसमें क्वेश्चन तो पूरा लिख नहीं पाए, कि आपको एक DC जनरेटर दिखाया गया और ये किस प्रकार का जनरेटर है। दोस्तों इसकी 2 पहचान है। एक तो आर्मेचर के समांतर में जुड़ी हुई है फील्ड, शंट हो गया। दूसरी बात, फील्ड के टर्मिनल E1 E2 है, तो E1 E2 जो टर्मिनल है वो शंट फील्ड के ही होते हैं, यानी ये DC शंट मोटर हो जाएगा। सॉरी, जनरेटर का तो ऑप्शन नहीं है, मोटर ही है, तो शंट मोटर हो जाएगी। ठीक है, जनरेटर होता तो शंट जनरेटर कर देते। चलिए अगला सवाल पूछा कि अल्टरनेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम है। तो जनरेटर हो या अल्टरनेटर, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का उपयोग किया जाता है। सबके लिए एक ही ऑप्शन रहेगा, डी उत्तर आ जाएगा। यानी जनरेटर DC का हो या AC का हो, वो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय के प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होता है, और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से इंड्यूस EMF की दिशा उसमें हम ज्ञात करते हैं। इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में जो वर्क करता है दोस्तों, उसको सिंक्रोनस कन्वर्टर बोलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और पहले भी मैंने कई बार आपको करवाया है। वैसे भी देखिए बाकी सारे तो रेक्टिफायर और डायोड है, तो हम सभी जानते हैं कि ये केवल AC to DC करते हैं, DC को AC नहीं कर सकते। तो अपने पास सिंक्रोनस कन्वर्टर है, इसको रोटरी कन्वर्टर भी बोल सकते हैं। यही इसका उत्तर आएगा डी। आगे दोस्तों सवाल पूछा एम्पलीफायर का नाम क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन हर एक पेपर में रिपीट हो रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे से पढ़ना।
दो इसमें ट्रांजिस्टर दिए हुए हैं दोस्तों, पुश पुल एम्पलीफायर है, और क्लास बी जो है उसका पुश पुल एम्पलीफायर होता है। ये बी ऑप्शन कर देना इसका, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। साथियों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से ज़रूर पढ़ना। मैं आपको कारण सहित एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, इसलिए आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी भी है। अगला दोस्तों सवाल पूछा कि आईएसआई के अनुसार सप्लाई में दी गई वोल्टेज 240 है, मिनिमम एक्सेप्टेबल वोल्टेज का मान कितना है। दोस्तों 5% वोल्टेज जो है ना वो कम या अधिक हो सकती है। आप इस 240 का 5% निकालना, वोल्टेज आएगी 12 वोल्ट, यानी 12 वोल्ट ज़्यादा भी हो सकती है और 12 वोल्ट कम भी हो सकती है। हमसे मिनिमम पूछा गया है, इसलिए आंसर 228 हो जाएगा। अगर यही मान लो सवाल होता और मैक्सिमम के लिए पूछ लिया जाता तो फिर 12 वोल्ट इसमें जोड़ देते और 252 वोल्ट यानी 252 वोल्ट बन जाता। दोनों क्वेश्चन को आप याद करके जाएं अच्छे से, हालांकि आएगा यही रिपीट हो रहा है बार बार। कंट्रोल पैनल में वायरिंग एसेसरीज का नाम पूछा था दोस्तों, ये वो है क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। इसको बोलते हैं डिन रेल। कॉन्टेक्टर ओवरलोड बिना स्क्रू और बिना पेच की सहायता से किसी पैनल में लगाने की ये काम आती है, डिन रेल इसको बोलते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही और सटीक रहेगा। दोस्तों आगे सवाल पूछा कि आपको एक एमजी सेट, मोटर जनरेटर सेट रोटरी कन्वर्टर की तरह दिखाया गया था और उसमें एक्स से चिन्हित भाग का काम पूछा था। देखो भाई ये कम्यूटेटर है, और कम्यूटेटर क्या करता है हम सब जानते हैं, कम्यूटेटर एसी को डीसी करता है। ए ऑप्शन कर देना, कन्वर्ट एसी टू डीसी। अगला दोस्तों सवाल पूछा गया कि डीसी ड्राइव में बीओपी का पूरा नाम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार आ चुका है। बेसिक ऑपरेशनल पैनल बोलते हैं इसको, यानी सामान्य प्रचालन का जो एक पैनल होता है जिसमें स्टार्ट स्टॉप फॉरवर्ड रिवर्स ये इस तरह के स्विच वगैरह होते हैं सब। आगे सवाल पूछा कि कौन सी कुचालक सामग्री बी क्लास की है। दोस्तों जैसे अचालकों की टेबल होती है YAEBFHC, तो ये जो क्लास बी होता है ये 130 डिग्री टेम्परेचर सहन कर सकता है, और इसमें आता है फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस और अब्रक। सी ऑप्शन आपको यहाँ कर देना है। सर्किट ब्रेकर की रप्चरिंग कैपेसिटी पूछिए दोस्तों अगले सवाल में, विदारण क्षमता बोलते हैं हिंदी में इसको, और ये MVA में होती है, मेगा वोल्ट एम्पियर में होती है दोस्तों। वह दोषयुक्त स्थिति जो एक सर्किट ब्रेकर वह अधिकतम शक्ति जो एक सर्किट ब्रेकर दोषयुक्त स्थिति में सहन कर गया, रप्चरिंग कैपेसिटी कहलाती है। अगला सवाल दोस्तों गैर परंपरागत सोर्स पूछा था, तो ये विंड है, सोलर है, ये सब गैर परंपरागत में आएंगे। ए ऑप्शन करना होगा आपको यहाँ पर। ऊर्जा का नेचुरल सोर्स, प्राकृतिक सोर्स पूछा है। देखिए दिए गए ऑप्शन के हिसाब से सूरज, सन जो है ये प्राकृतिक होगा, जबकि हीट, कोयला, बायोगैस ये सब क्या है, आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम है। अगला सवाल है लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है। दोस्तों दो इंसुलेटर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, एक सेकल पूछा जा रहा है और एक ये वाला, तो इसको सस्पेंशन इंसुलेटर बोलते हैं। डिस्क इंसुलेटर तब होता जब ये हॉरिजेंटल होता, वर्टिकल में जब है ना तो इसको सस्पेंशन इंसुलेटर बोलते हैं। डी उत्तर कर देना इसका। सेकल इंसुलेटर का भी बार बार आ रहा है, उसको भी दोस्तों आप अच्छे से पढ़ना। आगे यूपीएस का पूरा नाम पूछा गया है, तो उम्मीद है आपको पहले से ही आ रहा होगा। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है, यानी बिना रुके विद्युत सप्लाई लगातार आपको प्रदान करने वाली डिवाइस। मध्यम वोल्टेज की जो घरेलू स्थापना है उनमें दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध का मान पूछा था। दोस्तों 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए, मेगर से जांच किया जाता है। वैसे तो अगर ITI में आपने अच्छे से मेहनत की है तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आसान है और आप इनका उत्तर बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों ये नया क्वेश्चन है जो पहली बार आया है, इसलिए आगे एग्जाम में इसके पूरे चांस है कि डिवाइस में जो अंकित X है इससे क्या नाम है। दोस्तों इसका नाम है ओवरलोड रिले, जो इस तरह से मुड़ी हुई आकृति में होता है ना, ये थर्मल ओवरलोड रिले होती है। ये NC पुश बटन है, ये NO पुश बटन है, और ये होल्डिंग के लिए ऑक्सिलरी NO लगाया गया है, जो बाद में मेन कॉन्टेक्टर के साथ पिकअप होकर NC बन जाता है। तो क्या होता है, सप्लाई यहाँ से इसके थ्रू लगातार कॉइल को मिलती रहती है। तो इसका नाम है थर्मल ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले ट्रिप है, डी उत्तर अपन कर देंगे इसका। आगे दोस्तों सवाल पूछा सर्किट ब्रेकर में ट्रिप कॉइल का उपयोग क्या है। दोस्तों ट्रिप कॉइल जो होती है ना, ये रिमोट प्रचालन के लिए काम में लेते हैं। रिमोट ऑपरेशन का मतलब होता है कि जब भी सर्किट ब्रेकर में कोई फॉल्ट आता है तो ये ऑटोमेटिक क्या है कि ट्रिप करवा देती है।
एक क्लोजिंग कॉइल होती है, एक ट्रिपिंग कॉइल होती है। सर्किट ब्रेकर में 2 कॉइल होती है। वाउंड रोटर के साथ कौन सी मोटर फिट है? दोस्तों इसका रिपल्शन मोटर ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन मैं पूरी तरह से ले नहीं पाया था। शेडेड पोल, कैपेसिटर मोटर, इस तरह का ऑप्शन था। तो रिपल्शन मोटर जो है ना, उसका आर्मेचर जो है वो वाउंड होता है। आगे सवाल पूछा 3 फेज 36 स्लॉट 12 कॉइल में फेज विस्थापन के स्लॉट कितने होंगे? दोस्तों फेज विस्थापन का मतलब ये पूछ रहा है कि आर, वाई और बी जब तीनों में 120 डिग्री का फेज अंतर छोड़ते हैं, तो अब सवाल ये पूछा गया है कि कितने स्लॉट छोड़ें ताकि 120 डिग्री का फेज अंतर पूरा हो जाए। तो ये मैं पहले करवा चुका हूँ, फिर भी दोबारा बताता हूँ। 6 स्लॉट इसका उत्तर आएगा दोस्तों। कुछ लोग 3 स्लॉट करवा रहे हैं आपको, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। मैं बता देता हूँ कैसे। भाई हम ये पूछा जा रहा है 120 डिग्री का फेज अंतर रखना है। यदि कोई हमें ये बता दे कि इतने स्लॉट के बाद में 120 डिग्री का अंतर पूरा हो रहा है तो उतने ही छोड़ने हैं। मतलब हमें ये चाहिए कि एक स्लॉट जो है वो कितनी डिग्री का है। इसको बोलते हैं डिग्री प्रति स्लॉट, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल डिग्री बटे नंबर ऑफ स्लॉट। टोटल डिग्री का फॉर्मूला 180 इंटू पोल बटे स्लॉट। तो ये उत्तर आपका आएगा दोस्तों 20 डिग्री। अब एक स्लॉट जब हम छोड़ते हैं तो 120 डिग्री 20 डिग्री बन रहा है, हमें 120 छोड़ना है। कितने स्लॉट छोड़ने पड़ेंगे? 6 स्लॉट छोड़ने हैं आपको। घरेलू पानी पंपों में के लिए कौन सी मोटर काम में लेते हैं? तो दोस्तों उसमें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है। बड़ा सिंपल सा है। और ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, पहले मैंने करवा दिया था। बस दोस्तों यही थे मोस्ट क्वेश्चन, रिपीट हो रहे हैं। 9 और 10 फरवरी का एग्ज़ाम अगर आपको है तो ढंग से इनको सबको पढ़ कर जाना, बहुत अच्छे नंबर आपके बन सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें।